जरा सोचिए, आज हम जब भी सत्ता या शासन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में चुनाव, वोटिंग और लोकतंत्र आता है। लेकिन आज से हजारों साल पहले का नजारा कैसा रहा होगा? आज के इस विश्लेषण में हम महज कुछ पुरानी तारीखों को नहीं खंगालने वाले हैं, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से इतिहास के उस दौर में झांकने वाले हैं जब सत्ता के मायने बिल्कुल अलग हुआ करते थे। तो चलिए, बिना किसी देरी के समय की इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है संकरण नाम के एक बेहद जिज्ञासु छोटे बच्चे से। एक सुबह संकरण ने देखा कि उसके नाना नानी बड़ी जल्दबाजी में तैयार होकर घर से निकल रहे हैं। वे पोलिंग बूथ पर सबसे पहले पहुंचकर अपना वोट डालना चाहते थे। उन्हें इतना ज्यादा उत्साहित देखकर संकरण के दिमाग में एक कमाल का सवाल आया। उसने सोचा, आज तो हम वोट देकर अपना नेता चुन लेते हैं, लेकिन आज से 3000 साल पहले जब कोई ईवीएम या बैलेट बॉक्स नहीं होता था, तब लोग शासक कैसे बनते थे? संकरण की इसी जिज्ञासा ने हमें आज के इस विषय तक पहुंचाया है। तो आइए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें मानव समाज के उस सबसे बड़े बदलाव को समझना होगा जहां से बस्तियों का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो ये एक बहुत ही क्रमिक विकास है। शुरुआत होती है ऋग्वैदिक काल के जन से। ये असल में घुमंतू लोग थे जो अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। उस समय जो भी युद्ध में सबसे ज्यादा बहादुर होता, उसे ही सरदार या राजा मान लिया जाता था। लेकिन फिर समय बदला, लोग एक जगह टिककर खेती करने लगे और इसी के साथ ये जनपद में बदल गए। मतलब वो जगह जहां जन या कबीले ने अपने पैर जमा लिए हों। और फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते यही छोटे जनपद विस्तार करके विशाल और मजबूत किलेबंद महाजनपदों में तब्दील हो गए। ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक शिफ्ट था। अब सवाल ये उठता है कि हमें इन महाजनपदों के बारे में इतना कुछ पता कैसे चला? इसके पीछे मजबूत पुरातात्विक सबूत हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिले लोहे के शुरुआती औजार। लोहे के इस एक आविष्कार ने मानो पूरी दुनिया ही बदल दी। इसके अलावा हमें वहां चित्रित धूसर मृदभांड, जिन्हें हम पेंटेड ग्रे वेयर कहते हैं, वो भी मिले। और सबसे बड़ी बात, इस दौर में राजाओं ने पहली बार बड़ी और स्थायी सेनाएं रखना शुरू कर दिया था। लेन देन के लिए भी अब सिर्फ सामान की अदला बदली नहीं होती थी, बल्कि पहली बार आहत सिक्कों यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स का इस्तेमाल शुरू हो गया था। तो जब स्थायी सेनाएं बन गईं और राज्य बड़े होने लगे, तो एक राजा दूसरे राजाओं पर अपना दबदबा कैसे साबित करता था? इसके लिए एक बेहद भव्य तरीका अपनाया जाता था, और वो तरीका था अश्वमेध यज्ञ। ये उस दौर का शक्ति प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा जरिया था। इसमें होता ये था कि एक शाही घोड़े को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। अब वो घोड़ा जिन भी राज्यों से होके गुजरता, वहां के राजाओं के सामने एक सीधी सी चुनौती होती थी, या तो घोड़े को रोक के युद्ध करो या फिर उसे जाने देकर उस राजा की अधीनता स्वीकार कर लो। जब वो घोड़ा बिना रुके वापस लौट आता तो एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन होता था। जिन जिन राजाओं ने हार मान ली होती थी, वे सभी इस यज्ञ में भव्य उपहार लेकर आते थे। ये बिना किसी चुनाव के सम्राट बनने की एक खुली और प्रत्यक्ष घोषणा थी। इस पूरी भव्य प्रक्रिया में एक इंसान की भूमिका बहुत ही खास होती थी, और वो था राजा का सारथी। सारथी सिर्फ रथ चलाने वाला ड्राइवर नहीं था, बल्कि वो युद्ध के मैदान में राजा के सबसे करीब रहने वाला सहचर था। यज्ञों के दौरान लोगों के सामने राजा की बहादुरी और उसकी विजय गाथाओं का बखान यही सारथी किया करता था। हम कह सकते हैं कि वो उस काल का मुख्य कथावाचक या सबसे बड़ा स्टोरी टेलर था। ये तो हुई राजाओं और उनके शक्ति प्रदर्शन की बात, लेकिन संकरण के मन में ये सवाल आना भी बिल्कुल लाजमी है कि इन बड़े बड़े साम्राज्यों में रहने वाले आम लोग कैसे थे, उनका समाज कैसे बटा हुआ था। समाज के इस ताने बाने को समझने के लिए इस वर्ण व्यवस्था को देखना जरूरी है। समाज मुख्य रूप से 4 वर्णों में बटा था और हर वर्ण का एक विशेष काम तय था। ब्राह्मणों का काम था शिक्षा देना और यज्ञ करना। क्षत्रियों की जिम्मेदारी थी शासन करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्यों का मुख्य काम कृषि और व्यापार संभालना था और शूद्रों का काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना था। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में ये व्यवस्था पूरी तरह से काम पर आधारित थी। इसका मकसद सिर्फ समाज के कामकाज को सुचारू रूप से चलाना था, ठीक वैसे ही जैसे आज हम अपनी पसंद का करियर चुनते हैं। लेकिन इतिहास हमेशा एक सा नहीं रहता।
ऋग्वैदिक काल की वो लचीली और कार्य आधारित व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आते आते एक बेहद कठोर जन्म आधारित व्यवस्था में बदल गई। मतलब अब आपका काम आपकी योग्यता से नहीं बल्कि इस बात से तय होता था कि आपने किस परिवार में जन्म लिया है। इस एक बदलाव ने समाज में बहुत गहरी विसंगतियां पैदा कर दी और इसी कठोरता का नतीजा था कि धीरे धीरे महिलाओं और शूद्रों को कई महत्वपूर्ण अधिकारों और अनुष्ठानों से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। समाज के इस ढांचे के साथ साथ एक और चीज तेजी से बदल रही थी और वो था साम्राज्य का आर्थिक आधार। क्योंकि इतने बड़े राज्य बिना पैसे के तो चल नहीं सकते थे ना। विशाल सेनाओं का खर्चा उठाने के लिए स्वैच्छिक उपहार अब काफी नहीं थे, इसलिए उनकी जगह एक बहुत ही सख्त और नियमित कर व्यवस्था ने ले ली। अब हर किसी को टैक्स देना था। किसानों को अपनी कुल उपज का 6वां हिस्सा देना पड़ता था, जिसे भौग कहते थे। कारीगरों का टैक्स देने का तरीका अलग था। उन्हें राजा के लिए महीने में 1 दिन मुफ्त में काम करना पड़ता था। पशुपालक अपने जानवरों या उनसे जुड़े उत्पाद कर के रूप में देते थे और जंगलों में रहने वाले संग्राहक लकड़ी, शहद या जड़ी बूटियां देकर राज्य को अपना कर चुकाते थे। इसी नियमित आमदनी ने साम्राज्यों की नींव को इतना मजबूत बनाया। अब जाहिर सी बात है, अगर इतना सारा कर देना है तो उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा और इसी वजह से कृषि में 2 बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव हुए। पहला था हल में लोहे के फाल का इस्तेमाल। इससे कठोर जमीन को गहराई तक जोतना संभव हो गया। और दूसरा बड़ा बदलाव था धान की रोपाई। मतलब अब बीजों को जमीन पर यूं ही बिखेरने के बजाय छूटे पौधों को तैयार करके खेतों में रोपा जाने लगा। इन 2 नई तकनीकों के आने से अनाज का उत्पादन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया और राजाओं के खजाने तेजी से भरने लगे। अर्थव्यवस्था और समाज को समझने के बाद अब वापस शासन व्यवस्था पर लौटते हैं, जहां हमें इतिहास का एक बहुत ही शानदार विरोधाभास देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी मगध साम्राज्य की। मगध एक क्लासिक राजतंत्र था जहां एक ही राजा का पूरा कंट्रोल होता था। इसके पास सब कुछ था, लोहे की खदानें, जंगलों में हाथी और गंगा सोन जैसी नदियों का जाल। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बेहद शक्तिशाली और कई मायनों में क्रूर शासकों ने इसे अजेय बना दिया था। इनकी सेनाओं का खौफ इतना ज्यादा था कि सिकंदर की महान सेना ने भी भारत में आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया था। ये पूर्ण सत्ता और निरंकुश शासक का एक सटीक उदाहरण था। लेकिन कमाल की बात देखिए, उसी समय मगध के बिल्कुल पड़ोस में एक ऐसी व्यवस्था चल रही थी जो संकर्ण के नाना नानी के वोटिंग सिस्टम से काफी मिलती जुलती थी। इसे कहा जाता था वज्जी संघ, जिसकी राजधानी वैशाली थी। ये दुनिया के सबसे प्राचीन गणराज्यों में से एक था। यहाँ किसी एक राजा का हुक्म नहीं चलता था, बल्कि कई सारे शासक मिलकर एक साथ राज करते थे। वे बाकायदा नियमित सभाएं करते थे, मुद्दों पर बहस करते थे और आपसी सहमति से फैसले लेते थे, बिल्कुल आज की आधुनिक संसद की तरह। अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो अंतर बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ मगध है जहां सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में है और ताकत के दम पर फैसले होते हैं, और दूसरी तरफ वज्जी संघ है जहां एक से ज्यादा राजा हैं और फैसले सामूहिक विचार विमर्श से होते हैं। ये वाकई इतिहास का एक बेहद दुर्लभ क्षण है, जहां एक निरंकुश राजतंत्र और एक शुरुआती लोकतंत्र एक ही समय में समानांतर रूप से चल रहे थे। लेकिन क्या ये दोनों शांति से साथ रह सकते थे? बिल्कुल नहीं। मगध के शक्तिशाली राजा अजातशत्रु ने इस लोकतांत्रिक वज्जी संघ को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन वज्जी को हराना इतना आसान नहीं था। अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्स्यकार को भगवान बुद्ध के पास सलाह लेने भेजा। बुद्ध ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक वज्जी संघ के लोग नियमित सभाएं करते रहेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे, तब तक उन्हें कोई नहीं हरा सकता। ये सुनकर अजातशत्रु समझ गया कि उन्हें युद्ध के मैदान में नहीं हराया जा सकता, इसलिए उसने कूटनीति का सहारा लिया, जासूस भेजे और उनके बीच फूट डालकर उनकी एकता को तोड़ दिया। और इसी शानदार कहानी के साथ हम वापस संकरण के उसी सवाल पर आ जाते हैं जो उसने पोलिंग बूथ के बाहर खड़े होकर सोचा था। अगर 2500 साल पहले वज्जी संघ सिर्फ इसलिए फलता फूलता रहा क्योंकि वहां सामूहिक निर्णय लिए जाते थे और लोगों में सहयोग था, तो आज के हमारे आधुनिक लोकतंत्र के लिए ये कितनी बड़ी सीख है। इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानियां नहीं है, ये असल में हमें बताता है कि समाज हमेशा तभी आगे बढ़ता है जब फैसले एकजुट होकर, सबकी आवाज सुनकर और सबकी भलाई के लिए लिए जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस विश्लेषण से हमारे अतीत को देखने का एक नया नजरिया जरूर मिला होगा।